Okay, good afternoon, everyone. So we are starting with the second unit of our subject today, which is investment planning. Investment planning में what are the first of all we should know objectives क्या क्या हमने financial planning introduction किया था कि उसमें objectives क्या होते हैं उसमें process क्या होता है. Now we are moving specifically to investment planning. Second unit. Investment planning का मतलब है कि आपकी throughout आपको investment is part of your whole financial plan. How you are going to invest your money. So what are the objectives of that investment planning which different people have in mind? So one is very importantly income. कि in order to generate income एक risk return balance रखना पड़ता है कि higher the risk, higher the return or higher the income which is expected from that investment. तो जो investors हैं उनको एनालिसिस करना होगा कि वो रिस्क रिटर्न रेशियो है जो वो बैलेंस कितना अप्रोप्रिएटली बैठ रहा है एंड दे शुड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट इन द अप्रोप्रिएट एसेट क्लासेस. वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स एंड gold, jewelry, everything. So in order to invest in all of these assets, they should be able to enjoy the benefit of maximizing the returns. उनको इस तरह से अपनी एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनानी है कि वो डिफरेंट सोर्सेज में अपने सेविंग्स जो है वो एलोकेट कर सकें जहाँ से उनको रिटर्न यानी कि इनकम, वो इनकम इन्वेस्टमेंट से एक इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकती है, डिविडेंड के फॉर्म में हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग आपका कितना इंक्रीज हुआ वैल्यू इन्वेस्टमेंट का. तो वो सब आपके सारे इनकम्स बन जाते हैं फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट. The second is safety. So safety is very important. You are doing investments for a safer future, for your financial safety, for the safety of your family. ठीक है, तो ये सब करने के लिए वो इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट इन सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स कि जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है. रिस्क एपेटाइट वेरीज, यानी कि रिस्क एपेटाइट यानी कि एक पर्सन की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, कितने लॉस बेयरिंग कैपेसिटी उनकी कितनी है. तो उस अकॉर्डिंग उनको सेफ इन्वेस्टमेंट टूल्स उनको क्या लगते हैं. अगर उन्हें लगता है इक्विटी मेरे लिए ज़्यादा रिस्की है कि डाउन हो सकती है मेरी वैल्यू, सो ही विल जस्ट सिंपली इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट. एंड that is one example to ensure safety of your future, your financial safety, your family's financial future through your investment plan. Investment is in money market is safer than bond market. Money market क्या है, आपके short term instruments हैं. बॉन्ड्स जो है यूजुअली लॉन्ग टर्म होते हैं या मीडियम टर्म होते हैं. तो मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड एंड हाईली कन्वर्टेबल इनटू कैश एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मनी मार्केट का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है, इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस इन योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि दैट इज सेफर इमरजेंसी में व्हेन यू नीड और एनीथिंग. द थर्ड इज ग्रोथ ऑफ कैपिटल. क्या होता है कि आपकी हर इन्वेस्टमेंट टूल्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, एवरी पार्ट ऑफ इट हैज अ डिफरेंट रेट जिस पे ग्रोथ होएगी, जिस पे रिटर्न मिलेगा. सो कैपिटल गेन्स डिफरेंट फ्रॉम द रिटर्न्स इन द सेंस दैट दे आर ओनली रियलाइज्ड व्हेन द सिक्योरिटीज आर सोल्ड at a higher price than the price in which it was originally purchased. रिटर्न जो है या इनकम जो है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है आपका कैपिटल गेन, एक होता है आपका डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट या फिर. तो जो कैपिटल गेन है वो रियलाइज डिविडेंड तो थ्रू आउट मिलेगा, मैंने होल्डिंग अ सिक्योरिटी तो या इंटरेस्ट उस पर आता रहेगा. लेकिन आपकी जो मैच्योरिटी होती है व्हेन यू आर सेलिंग योर इन्वेस्टमेंट तब आपकी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आता है. तो कैपिटल ग्रोथ आपकी तब हो रही है जब मान लीजिए आपने आज एक 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी परचेज की एंड यू आर सेलिंग इट नेक्स्ट ईयर. मान लीजिए आपने 110 की बेची, तो वो 10 रुपीज़ जो है वो आपका कैपिटल गेन है. इट इज़ द ग्रोथ, यू आर सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस. अगर आपने लोअर प्राइस पे आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हुई तो वो मान लीजिए 95 रुपीज़ की, तो दैट इज़ योर कैपिटल लॉस. Selling at a lower price leads to capital loss. Therefore, investors who want capital gain should invest in securities for a longer term. कि market research के according it is said that long term में वो आपको fixed return बोल रहे हैं कि इतना देंगे, which will be higher than your invested amount. Market rates क्या हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में? इट इज लेस प्रिडिक्टेबल, उसमें रिस्क है. रिस्क लॉन्ग टर्म में भी है लेकिन उसमें समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर सिक्योरिटी, द सर्टन पार्ट इज गारंटीड ऑल्सो कि अगर आप 6% आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट वो आपका कैपिटल गेन में आ जाता है. टैक्स मिनिमाइजेशन. Investors take up those investments in order to offer tax minimization as part of their investment strategy.
people want to seek those investments with favorable income in order to reduce taxes. हमने फाइनेंशियल प्लानिंग जब किया फर्स्ट यूनिट में तो उसमें भी देखा कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर टैक्स रिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स फाइलिंग में. सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में दे आर सेइंग यू शुड इन्वेस्ट जहाँ से जैसे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है इट इज टैक्स डिडक्टेबल, राइट, या फिर कोई डिविडेंड मिल रहा है कि उसमें टैक्स ही नहीं लगता है, और यू आर इन्वेस्टिंग इन सर्टेन काइंड ऑफ बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे इन्वेस्ट करने से ही जब अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग उससे आपके टैक्सेस कम हो रहे हैं. जैसे ELSS होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, इनकम टैक्स लॉज में डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में. सो दैट इन्वेस्ट इन दीज पर्टिकुलर सिक्योरिटीज या UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या LIC की स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो जितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका टैक्स कम हो जाता है उतने अकॉर्डिंग. सो दैट्स कॉल्ड टैक्स मिनिमाइजेशन स्ट्रैटेजी. ओके, लिक्विडिटी का मतलब है you are able to convert your investment easily into cash in a short amount of time without any loss in its value. तो अब इसमें क्या है, but achieving this level of liquidity requires sacrifice of certain level of income. क्योंकि जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न होगी इट कैन बी लेस दैन द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम से अ 10-year बॉन्ड. आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे 10 साल के, उसमें जो उतना आपको रिटर्न मिलेगा उतना आपको कोई 1 साल की लिक्विड इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा. सो इन अ वे यू आर सैक्रिफाइसिंग जितना वो एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल सकता था उस 1 और साल का उस बॉन्ड में डालने से. सो दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग सर्टेन लेवल ऑफ इनकम टू अचीव लिक्विडिटी. ठीक है, सो आई होप ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर. द नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एज आई सेड, इट इज अ पार्ट ऑफ योर होल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस. इट इम्प्लाइज यूजिंग मनी टू मेक मोर मनी. हम सेविंग्स की भी जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था ना, सेविंग्स के केस में इन्वेस्टमेंट्स के केस में इट इज अ डिफरेंस. सेविंग्स के केस में आपको एक्स्ट्रा मनी जनरेट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के केसेस में भी यू आर जनरेटिंग एक्स्ट्रा मनी, योर मनी इज ग्रोइंग बाय आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए. सेविंग्स में क्या है, यू आर सेविंग योर मनी, आपने 100 रुपीज सेव करके रख लिए. आप उसको रखने के लिए अब आप उसको अपने पास अपने घर में भी रख सकते हो, आप उसको बैंक में भी रख सकते हो, एक एफडी में. तो यू आर मेकिंग मोर मनी यूजिंग एन इन्वेस्टमेंट. It involves sacrificing something right now for the prospect of getting something in the future. आपने आज 100 रुपीज सेव करके उसका एक स्टॉक खरीद लिया, वो 100 रुपीज आप आज यूज कर सकते थे say to buy something, to buy an asset or to spend on travel. ठीक है, so you're sacrificing buying that asset right today in the present for the prospect of getting something in the future कि मैंने वो 100 रुपीज सेफ इन्वेस्ट कर दी है सेफली, अब मुझे 1 साल बाद उसका 110 रुपीज मिलेंगे. So for the prospect of getting that extra 10 rupees in the future, you sacrifice on spending that money in the present. To part with the money, an investor needs compensation for the time period for which the money is parted with. Compensation इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि sacrifice कर रहे हो, they are parting with that money. वो money अपने पास ना रख के वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस मनी की. तो उसके लिए आपका जो रिटर्न मिलेगा वो आपको किस बेसिस पे मिलेगा, आपने कितने टाइम पीरियड के लिए वो सैक्रिफाइस किया, टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज पार्टेड विद. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कि अच्छा मुझे लगता था मुझे बैंक में इसमें 3% सेविंग्स इंटरेस्ट मिलता रहता, मैंने 7% पे इसे कहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर आई एम सैक्रिफाइसिंग इट फॉर दिस मच पीरियड सो आई शुड गेट 6% 7%. वो हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न. अनसर्टेनिटी ऑफ पेमेंट्स इन फ्यूचर, दैट इज योर रिस्क कि अगर मैंने इसका 100 रुपीज़ का स्टॉक खरीद लिया है, अगर इसकी वैल्यू गिर गई तो वो रिस्क जो है उसके लिए भी कॉम्पनसेशन जो रेट ऑफ रिटर्न कुल मिला के जो मिलता है, एक्सपेक्टेड जो है जो आपको लगता है मिलना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअली आपको ऑफर करता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट, उसमें वो रिस्क भी कवर कर रहे हैं. तो टाइम पीरियड जितने टाइम यू आर सैक्रिफाइसिंग योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच यू वांट and the risk which you are taking by investing that money, all of that forms part of what should be in the rate of return from that investment. अब investment plan जो है उसके अंदर भी there are different stages which a person will go through. वो process है, we'll discuss that next. तो उससे पहले एक क्या होगा, एक type of investment आपको कैसी करनी है, आपको stocks में करनी है, आपको bonds में करनी है, आपको gold में करनी है, real estate में करनी है, mutual funds में करनी है. Somebody had been asking mutual funds क्या होते हैं, SIPs क्या होते हैं, हम अब डिटेल्स में करेंगे. बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ. म्यूचुअल फंड है
इट्स अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा. दैट इज फॉर एनी इन्वेस्टमेंट. SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. वो एक मेथड है कि आप म्यूचुअल फंड में एक SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो. SIP क्या करता है? आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हो उस म्यूचुअल फंड में, कि मैं आपको हर महीना 100 रुपए इन्वेस्ट कर आपको दूंगा, मैं आपके म्यूचुअल फंड को आप देंगे, एंड वो एक SIP होता है. म्यूचुअल फंड में ये भी हो सकता है आपने स्टार्टिंग में एक साथ ही सारा पैसा दे दिया. SIP इज लाइक आप थोड़े थोड़े अमाउंट भी दे सकते हो पीरियोडिकली. सो SIP से वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो एक सेविंग हैबिट होती है. आई होप वो क्लियर है आपको जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, एंड वी विल डिस्कस दैट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. टाइप्स में हम आगे डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे इन दिस यूनिट, सो देन इट विल बी मोर क्लियर. द सेकेंड इज रिस्क प्रोफाइल. हर इन्वेस्टमेंट की रिस्क प्रोफाइल अलग है. एक बैंक के डिपॉजिट्स में और एक इक्विटी मार्केट के स्टॉक में रिस्क इज वेरी डिफरेंट. एक बॉन्ड्स के एक लॉन्ग टर्म 10-year बॉन्ड में एंड बाइंग अ रियलिस्टिक कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, द रिस्क ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट. टेन्योर ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमने जैसे फाइनेंशियल प्लान्स में भी किया था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. गोल्स और टारगेट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, कि आप क्या लगता है बाय द एंड ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट यू शुड गेट दिस मच रिटर्न एंड सो ऑन. फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टिंग योर मनी गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम, सो यू शुड प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स कि आपको लॉसेस से ज़्यादा आपकी एसेट बिल्डिंग हो, आपका मनी ग्रो करे, तो यू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम. And then finally, safety of returns. When you're planning all of your investments, the prime thing to keep in mind is कि आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी सेफ्टी है, जो रिटर्न की एटलीस्ट थोड़ी सी मिनिमम रिटर्न की मेंटेन रहे, दैट यू डू नॉट इनकर लॉसेस. दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग द इन्वेस्टमेंट. नाउ process of investment planning. Now ये different stages हैं which we'll discuss. First is find when and how much you are saving. That is very important. कितना आप save कर पाते हो, कितने time में कितना save कर पाते हो. This is the first step of investment planning. As soon as you are employed, you should start saving. जैसे ही मतलब कह रहे हैं कि आपकी सैलरी आने लग रही है या फिर आपका अपना बिजनेस है, तो आपकी जैसे ही इनकम आना स्टार्ट हो गई, आप यू शुड स्टार्ट अबाउट सेविंग सम पार्ट ऑफ इट. कि सारा जैसे हमने डिस्कस किया, सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर होते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप दैट यू शुड ऑलवेज सेव दैट मनी फॉर एनी इमरजेंसीज, फॉर योर रिटायरमेंट, फॉर योर फ्यूचर. एक वॉरेन बुफे की सेइंग है, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज़ समवन एल्स प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो. दैट एक लॉन्ग टाइम अगो किसी ने एक ट्री उगाया था, so that is giving shades after 10 years to somebody else as well. आज वो ट्री ग्रो करने के बाद 10 years के बाद भी it is giving shade. यानी कि आपने आज अगर सीड्स डाल दिए अपनी इन्वेस्टमेंट के, तो 10 years के बाद, 20 years के बाद when you are retiring, you will be able to sit in the shade. यानी कि आपको प्रॉब्लम्स कम होंगी, आप सेफ रहोगे, या फिर if you have invested something for your children, they will be able to take the benefits of that investment. That is sitting in the shade. There can be many unforeseen emergencies in life, such as life-threatening diseases, accidents, for which savings are important. कोई भी emergency आ सकती है, कोई medical emergency आ गई, accident हो गया, family में कोई financial losses हुआ है, so ऐसे कोई भी emergencies के लिए savings आपकी काम आती हैं. We should determine how much to keep aside every month. तो हमने बोला आपको इतना, अगर आपको पता है इतनी मेरी इनकम है मंथली, तो उसमें से I will save at least this % of it every month. Some of the investment products require very little amount to save. ये जैसे जो SIPs होते हैं, SIPs में यही उनका एक बेनिफिट होता है इन कंपैरिजन टू अदर म्यूचुअल फंड्स, कि आप थोड़ा सा पैसा भी आप जो आपकी स्कीम है वो बता देते हैं आपको कि अच्छा आप थोड़ा सा 1000 रुपीज़ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीना. या फिर नाउ गोल्ड एंड चीज़ों की आने लगी हैं, क्रिप्टो करेंसी की आने लगी हैं. सो उसमें क्या है, डिजिटली आप, उन्होंने बोला है कि आपको गोल्ड, अच्छा 1 ग्राम गोल्ड इज ऑल्सो इन 1000 रुपीज़, अराउंड 5000 है, राइट. तो आपको वो नहीं, आप 1000 रुपीज़ का इतने ग्राम ले सकते हो. अब वो इन्वेस्टमेंट्स में उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दी है. सो दे रिक्वायर वेरी लिटिल अमाउंट टू सेव. सो इवन इफ वी हैव लेस मनी टू सेव, वी शुड नॉट वरी अबाउट इट. अगर थोड़ा सा भी पैसा है, अब मार्केट में अलग अलग ऑप्शंस आने लगे हैं, देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू सेव स्मॉल अमाउंट्स ऑल्सो. सो इससे आपकी एक सेविंग हैबिट भी बनती है एंड आपका मनी इन्वेस्ट भी होता रहता है. बट हैविंग सेड दैट, आपको उसमें भी अपना रिस्क जो है देखना पड़ेगा, कहीं में रिस्की ना ज़्यादा हो जाए, वैल्यू गिर ना जाए.
द सेकेंड स्टेज इज सेटिंग योर फाइनेंशियल गोल्स. तो एक बार आपने अपनी सेविंग्स प्लान कर ली, यू हैव टू सेट योर फाइनेंशियल गोल्स कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे. शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इट कैन सिंपली बी टू जस्ट कीप पेइंग योर रेंट, योर मंथली यूटिलिटीज के एक्सपेंसेस एंड सो ऑन. लॉन्ग टर्म गोल्स सकता है आपको एक होम लोन पे करना है, या आपको अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए सेव करना है. मीडियम टर्म गोल्स है, कार लोन हो सकता है या कोई भी बिजनेस लोन हो सकता है. So this is how we should start setting goals in investment planning. Identifying and setting the goals is very important. It should be well defined by adding some value to it. आपका एक monetary amount उस पर fix कर दो कि ये goal है कि मुझे by the end of this year I want to save 10,000 rupees. By the end of this year I want to pay my loan of 150,000 rupees. ऐसे करके एक value जो है उसके साथ attach करके you are able to set and plan your goals. You should have the clarity about the goals which we wish to achieve. Different goals for investment planning can be like for retirement. Retirement planning आपका एक long term goal है, आज से 30 years के बाद, एक 40 years के बाद a person will retire. So they should have ample amount of money for their health care, for their expenses in the future. तो आज की डेट में वो क्या करेंगे, वो health care insurance लेंगे, वो life insurance लेंगे, वो long term instruments में invest करेंगे. For child education, now parents will want to secure your parents invested for your education. उन्होंने आपका higher education के लिए कोई plans है तो वो भी आपके भी health insurance के लिए. So they are setting financial goals for your education, your health. For marriages, a person that because that's a very big expenditure, तो उसमें a person will want कि I can take a little more risk to get more return. So by choosing a mutual fund जहाँ पे higher return मिल सकती है वो उसमें करेंगे. बैंक फिक्स डिपॉजिट से उतनी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलती है. Having said that, risk आपको evaluate करना पड़ेगा. अगर आपको लगता है it is not suitable for me buying a mutual fund, then their person will think कि he or she will go for a safer bank instrument or money market instrument. For buying a house, buying a house also you need a big amount of money. आपको home loan भी लेना है, तभी आपको down payment करना भी certain 10%, 20% जो down payment होती है उसके लिए भी आपको financially prepared होना चाहिए. So that's a very big investment. For creating an emergency fund, हमने savings में भी discuss किया था, वो investments में भी वो उतना ही important है that you should invest in liquid funds. For creating an emergency, एक liquid fund बनाने के लिए क्योंकि वहाँ पे ताकि आपको ऑप्शन मिल पाए कि कोई फाइनेंशियली एक अर्जेंट एक्सपेंडिचर आ गया है, तो आई कैन विड्रॉ माई मनी फ्रॉम दैट फंड. आई कैन विड्रॉ माई मनी बाय सेलिंग दैट सिक्योरिटी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल गोल, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, you will plan your investments accordingly. Analyze your risk taking ability. हमने बार बार बोला ना, एक risk appetite होता है हर person का. That is the amount of risk they will be able to absorb. अगर loss हो जाता है, absorb कर पाएंगे given their income. So if we just have started earning, then our risk taking appetite is very less. Because जैसे आपकी बाद में जॉब लगेगी तो एकदम इन द स्टार्टिंग में फर्स्ट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके रिस्क आप कितना ले सकते हो, आपको कितना रिटर्न चाहिए. तो स्टार्टिंग में यू विल इन्वेस्ट इन सेफर इंस्ट्रूमेंट. आप स्टार्ट करोगे कि चलो मैं सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, या मैं अभी सिर्फ एक 8 रिकरिंग डिपॉजिट करूँगा. Then probably after a year when you're saved enough, you will think about going into equity or bonds or mutual funds or gold or and आगे ऐसे as you आपको knowledge होती जाएगी financial instruments की, आपको अपना risk समझ में आएगा, आपका expenses समझ में आएंगे. So that is how the process starts. People who have ample money to save, their risk taking appetite might be more. Yes, those they invest in investment products which have higher risk, like investing in index stocks or mutual fund. Index stocks होते हैं, जैसे मान लीजिए सेंसेक्स है, उसमें 30 लिस्टेड स्टॉक्स हैं. तो मेरा एक सेंसेक्स का, मैंने अपने फंड मैनेजर ब्रोकर को बोला कि आप इसका रेप्लिकेशन करके इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड्स की तरह भी हो सकती है, नॉर्मल होल लंप सम इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है उसमें. सो दे विल ओनली इन्वेस्ट इन दोज उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, सिर्फ उसी में कंपनीज में उनका पैसा इन्वेस्टेड होगा जो सेंसेक्स पे लिस्टेड है. ऐसे ही डिफरेंट निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इंडेक्स होता है, अलग अलग गोल्ड के ऐसे इंडेक्सेस होते हैं.
So depending on that, higher the risk, higher the return principle will always apply. The risk-taking analysis is a very important step in investment planning. One should go through all the risk associated with the investment vehicles before investing in them. Evaluate करना होगा कि अच्छा मैंने deposits बनाए तो कितना risk है, मैंने equity में invest किया तो कितना risk है, मैंने gold में invest किया तो कितना risk है. Creating a savings portfolio. अब एक portfolio, investment portfolio, savings portfolio बनता है. Once you have determined कि these are my savings, this is my risk appetite, आप एक बनाना start करोगे अपना portfolio. It is very important to make sure you make a diversified portfolio. कि बोलते हैं ना, do not keep all your eggs in one basket. अगर एक ही में ही सारा 100 रुपीज मान लो, 100 रुपीज हट के मैंने स्टॉक्स में डाल दिए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, वो 100 रुपीज का 20 रह गया, तो यू विल लूज ऑल योर इन्वेस्टमेंट. सो दे आर सेइंग कि 100 में से आप 20 रुपीज ऐसे स्टॉक में डाल दो, 10 रुपीज गोल्ड में डाल दो, 10 रुपीज बॉन्ड में डाल दो, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. इट डाइवर्सिफाइज योर रिस्क. कहीं पे अगर इंक्रीज हुआ भी होगा और कहीं पे डिक्रीज हुआ होगा तो जरा आपको जो नेट आपका टोटल प्रॉफिट लॉस है वो ज़्यादा नहीं, वो फिर स्टेबल रहेगा, बैलेंस हो जाएगा. Some investment tools may be less liquid than the other. Yes, even if we require money for emergencies, we will take out money from the liquid investment vehicles. इसीलिए कहने की सारा पैसा मान लो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया और अभी एकदम इमीडिएटली एक महीने बाद जरूरत पड़ गई और लिक्विड आपने इन्वेस्ट नहीं किया, then you will be in a problem. So that is why making a diversified portfolio in different instruments, in different tenure of investments is very important for your future. लर्न अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. जैसे हमने बोला कि उनको नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग कि इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं, स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं, बॉन्ड्स कौन से होते हैं, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड में कैसे होती है, किसमें आजकल कितना रिटर्न मिल रहा है. सो यू कैन इजीली गो टू द इंटरनेट दीज डेज एंड अंडरस्टैंड अबाउट दैम. यू कैन रीड योर दैट इज इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑल्सो कि आपका अकेडमिकली आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, आप इन वेबसाइट्स पे जाके देखो. This will help in not falling in the trap which is created by middlemen who gain commission by selling investment products like life insurance. ऐसा पहले बहुत होता था. Now it's all technology is very advanced. Now transparency is much more. SEBI के regulations और ज़्यादा strict हैं. Brokers से immediately contact करके आप अपने according कर सकते हैं. पहले क्या होता था, मिडिलमैन होते थे, वो एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करते थे. ब्रोकरेज तो अलग चीज़ है, दैट इज योर ट्रांजैक्शन के चार्जेस होते हैं. कमीशन एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव मिडिल में चार्ज कर रहे थे, जो आपको अच्छा मैं आपको ये पॉलिसी बेचने आया हूँ ऐसे करके. सो व्हेन यू हैव इनफ नॉलेज अबाउट थिंग्स वी कैन सिलेक्ट इट आवरसेल्व्स एंड बाय ऑन आवर ओन. ऑब्वियसली इसमें आपको एक लर्नेड प्रोफेशनल की एडवाइस या आपके फैमिली में किसी की एडवाइस ऐसे मिल जाए, सो दैट इज गुड फॉर यू. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. चूजिंग देन कैलकुलेटिंग एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशंस एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आई वॉन्ट टू चूज फ्रॉम विच एसेट क्लासेस. जैसे मुझे रियल एस्टेट लेना है, मुझे स्टॉक लेना है, मुझे बैंक में इन्वेस्ट करना है. तो एसेट एलोकेशन का मतलब है यू आर अचीविंग ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन while targeting the expected return. कि ओवरऑल आई विल एलोकेट ऑल माई मनी इन सच अ वे कि वो डाइवर्सिफाइड रहे, उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मेरी थोड़ी थोड़ी जितनी मैंने टोटल एक्सपेक्टेड है वो मिलती रहे मुझे. The asset allocation strategy depends on the investor's current financial situation and goals. Currently आपकी जो incomes हैं, जो liabilities हैं, जो assets हैं, depending on all of that, you will base your investment at the in different asset classes in the portfolio. Know how to build your portfolio. Finally, अब आपने अपना जो पूरा plan बना लिया है उसको implement करोगे. उसको implement करने के बाद you will always monitor your investments. Monthly करो, quarterly कर लो, half yearly कर लो, and then annually दोबारा करो. That what is the value of my, मैंने कितने में purchase किया था, what is the current value, what is the interest or dividend जो मुझे मिला या नहीं मिला. The investor's goals and situations should be reviewed every year to determine whether there are any significant changes. The main purpose is to determine whether the investment is aligned with the investor goals. कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे एक कार लेने के लिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 10,000 रुपीज सेव करने हैं, डाउन पेमेंट करने के लिए इस साल सेव करने हैं, एंड देन you saw your investment and they are falling. So what you will do is, if you have the choice, you will sell off that अगर उसमें losses ज़्यादा होने लगे हैं, and you will buy something else. So ऐसे रिव्यू करना चाहिए, ऐसे उसमें चेंजेस करते रहने चाहिए as per your investment goal. Okay. You will see risk and return क्या होता है. Now first return is the gain or loss from the instrument. आपका principal reward जो आपको मिलेगा
वो एक हम परसेंटेज बोलते हैं 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, ऐसे करके परसेंट में बोलते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रियलाइज्ड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। रियलाइज्ड रिटर्न होती है जो आपको मिल गई, व्हिच हैज बीन एक्चुअली अर्नड। लास्ट ईयर यू इन्वेस्टेड 100 रुपीज इन योर बैंक एंड बैंक ने आपको 105 रुपीज इस साल दे दिए, तो वो जो 5 रुपीज यानी कि 5% आपकी रियलाइज्ड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की होती है, इट इज द रिटर्न व्हिच एन इन्वेस्टर एंटिसिपेट्स टू अर्न ओवर सम इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पीरियड। आपने आज 100 रुपीज इन्वेस्ट किए एंड यू एक्सपेक्ट कि अच्छा मुझे इससे 6% मिलेगा। इट इज प्रिडिक्टेड और एस्टिमेटेड रिटर्न व्हिच मे और मे नॉट अकर। या अप्रोक्सीमेशन है, ये एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं, इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर आपने 100 रुपीज़ की कोई सिर्फ स्टॉक खरीद ली है तो यू डोंट नो कि उसमें से 5% मिलेगा, एक साल के लिए डिसाइड में, एक साल बाद यू विल सेल इट, सो यू डोंट नो इसमें 5% प्रॉफिट आएगा, 1% लॉस आएगा, 6% प्रॉफिट आएगा, सो दैट इज एस्टिमेटेड, दैट इज एक्सपेक्टेड। ओके, तो अब इसका समझो मेजरमेंट हम करते हैं। एक होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब है द एसेट और इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट वाज हेल्ड, तो हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब वो रियलाइज रिटर्न की तरह ही मानो। P1 माइनस P0, P1 है जो सेलिंग प्राइस था मेरी इन्वेस्टमेंट का, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट टाइम T1। P0 है स्टार्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पे, यानी मैंने परचेज कितने टाइम पे किया था, कितने प्राइस पे किया था। D1 इज योर डिविडेंड, अगर आपको उसमें कोई डिविडेंड मिला है तो वो भी ऐड हो जाएगा, इट इज योर प्रॉफिट इनकम। सो P1 माइनस P0 आपका कैपिटल गेन, जो आपकी सेलिंग के बाद ही कैलकुलेट हो सकता है कि एक्चुअली आपने कितने प्रॉफिट में उसको बेचा, प्लस आपको उससे कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, होल डिवाइडेड बाय योर P0। मतलब मान लीजिए आपने 100 रुपए का कुछ खरीदा था लास्ट ईयर, इस साल आपने उसको 110 रुपीज में बेच दिया, तो वो 10 रुपीज हो गया आपका कैपिटल गेन। उसके अलावा आपको 2 रुपीज उस पर क्या मिला, डिविडेंड, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 हो गया आपका 12% योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। This means that the return on the investment is the sum total of capital gain and the dividend received over the period of investment. इसका एक example देखते हैं। Mr. A purchased a security for 50,000 rupees. Is a security for 50,000 rupees 1 year ago. During this 1 year, he received dividend of 1,000 rupees. After 1 year, he sold the security for 58,000. अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए, एक साल के लिए ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एंड उस पर उन्हें एट द एंड ऑफ द ईयर उन्हें मिले 58,000 का, मतलब 8,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा ड्यूरिंग 1 ईयर कंपनी ने उनको डिविडेंड भी दिया 1,000 रुपीज का, सो दैट इज ऑल्सो इनकम फॉर हिम। सो रिटर्न कितनी हुई हमारी, 58 माइनस 58,000 प्लस 1,000 डिविडेंड, हो गया 9,000 टोटल डिवाइडेड बाय 50,000, सो दैट इज 0.18, या फिर परसेंटेज में लिख सकते हैं 18%। वो हो गई उनकी रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ये होती है रियलाइज रिटर्न या होल्डिंग रिटर्न। अब होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटिंग कि इतने ईयर्स में मुझे इतना मिलेगा, तो वो उसमें हाउ इट इज डिटरमाइंड, इट इज एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। एग्जाम्पल लूंगी मैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसका भी फॉर्मूला देखो, इसका होता है समेशन PI इंटू XI। PI है आपकी प्रोबेबिलिटी, XI है आपकी प्रोबेबल रिटर्न कि इतनी शायद मुझे रिटर्न मिलेगी, N होता है नंबर ऑफ ईयर्स, I इज न्यूली ईयर्स की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके। तो इसका टोटल मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। न्यूमेरिकल लेते हैं, उसके बाद वी विल सी द प्रॉब्लम्स। So the following information is available in the return from asset G under different economic conditions. So the following information is available in the return from asset G under different economic conditions. कि अगर अच्छी economic condition है तो 20% मिलेगा, उसका chances है 0.1, average है तो 15% मिलेगा, तो chances है वो 0.4, poor bad condition है तो 10% मिलेगा, the chance of that is 0.3, and poor condition हुई तो 4% मिलेगा, चांसेस 0.2। ठीक है, आप देखो प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना, प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम में सबको ऐड करो, वो हमेशा 1 होना चाहिए। इफ वो 1 नहीं है तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होनी चाहिए। आप जब कैलकुलेट भी कर रहे हो प्रोबेबिलिटीज, बोलते हैं ना सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1, तो उन्होंने इवैल्यूएट किया, एक कंपनी का स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट है G, उसको अलग अलग कंडीशंस में रखा कि अगर अच्छी कंडीशन रही जिसका 20% मिल सकता है, ऐसे करके। तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड नाउ, यू डू, मैंने बोला ना PI इंटू XI करते हैं। PI आपका प्रोबेबिलिटी है, XI है आपका रिटर्न।
20 into 0.1 होता है 2, 15 into 0.4 6, 10 into 0.3 3 and 4 into 0.2 होता है 0.8। ये हो गए आपके। अब इसका सम बोलना समेशन ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो अब इनका सम करता है 2 + 6 + 3 + 0.8 होता है 11.8%। तो ये क्या है आपकी, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि अगर कम आपका फंड मैनेजर ने आपको बोला कि अच्छी कंडीशन हुई तो आपको इतना मिलेगा, बट बुरी कंडीशन में तो इतना मिलेगा, कि मान लो साल के 1 महीने में हो सकता है 20% मिले, बाकी 4 महीने के लिए 15% ही मिले, तो ये एक्सपेक्टेड है। दीज आर ऑल एस्टिमेशंस, या प्रिडिक्टिंग दिस। जो एक्चुअल रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर कैन बी मोर और लेस देन दैट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। आई होप रियलाइज रिटर्न है जो आपको मिल चुकी है सेल करके। एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतनी प्रोबेबिलिटी है इतना मिलने की, तो इतना मिलेगा। Any doubts in this? Any doubts so far? इसके बाद I will discuss risk with you. Screen is not clear. Discuss portfolio in the next class. Portfolio का मतलब basically होता है that आपका investments, it's a collection of all your investments, all the different instruments. Portfolio में आपकी bonds भी हो सकती हैं, stocks हो सकती हैं, real estate हो सकता है, gold हो सकता है, mutual fund हो सकता है। पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट के अगर बॉन्ड्स लिए हैं, किसी कंपनी के बॉन्ड्स लिए हैं, इक्विटी लिया है तो कौन सी कंपनी के, अलग अलग कंपनीज के लिए हैं। खाली इक्विटी का भी अलग से पोर्टफोलियो होता है कि अपने बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक्स लिए हैं, आपने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, या आपने FMCG कंज्यूमर गुड्स के इतने कंपनीज का लिए। पोर्टफोलियो इज द सम टुगेदर ऑल टुगेदर a collection of all your assets, all your securities. Okay. Next we'll talk about risk now. Risk में क्या होता है? Future returns from an investment is unpredictable. This results in risk. High risk due to possibility. High risk arises due to the possibility that the actual return earned by the investor may differ from the expected return. What is happening is, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस किया ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.8 है, एक्चुअल हो सकता है 10 ही हो या 12 हो, तो वो डिफरेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट हैविंग ग्रेटर चांसेस ऑफ वेरिएशन इन द रिटर्न्स इज परसीव्ड टू बी मोर रिस्की दैन दोज विद लेसर वेरिएशंस। हो सकता है आपका कुछ इन्वेस्टमेंट्स में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1000 रुपीज़ का गोल्ड ले लिया, टुडे द प्राइस फेल टू 800, टुमारो द प्राइस बिकेम 1100, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, वो उसको वॉलेटिलिटी भी कहते हैं। तो जहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है ना, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो रिस्की भी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा फॉल ना हो जाए। Now, risk can be measured by using statistical measures, range, standard deviation और coefficient of variation. हम इन तीन चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। रेंज क्या होता है? It is the easiest way to measure risk, calculated by the difference between the highest and the lowest expected return. So what we are saying here, आपका example है, the return from an asset fluctuates between 10% and 16%. कि highest उम्मीद है कि 16 मिलता है, लेकिन लोएस्ट लगता है कि 10 मिलेगा। सो द हाईएस्ट, और उसके बीच में भी हो सकता है, कभी बोल रहे हैं 12 मिलेगा, अच्छा कभी लग रहा है कि 14 मिलेगा। वी कैन से दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न हैज अ रेंज ऑफ वेरिएशन, हाईएस्ट 16 माइनस लोएस्ट 10 व्हिच इज 6%। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरिंग योर रिस्क। ओके, अब उससे के एडवांस जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होगा, द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। It measures the degree of spread of the possible returns around the expected return. कि मान लीजिए expected return आपकी 10% है, तो अब उससे 10.5 जा रहा है, 9.8 जा रहा है, 11 जा रहा है, 8 जा रहा है,
स्प्रेड अराउंड द, वो 10 हमने फिक्स कर लिया कैलकुलेट करके, ये मुझे लगता है 10 मिलेगा, तो अब उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी आई, यानी कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ब्रैकेट में एक्स आई माइनस आर, आर जो है ये आपका यहाँ पे आर बार, वो है आपकी एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने कैलकुलेट कर ली, एक्स आई जो है अलग अलग पीरियड्स में मिलेगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है। एग्जाम्पल से समझेंगे अभी इसको। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का एडवांस्ड वर्जन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, आपको ये फॉर्मूला से एक वैल्यू मिल जाती है कि दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू दिस मच परसेंट, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट अ रिलायबल मेजर व्हेन यू वांट टू कंपेयर टू और मोर इन्वेस्टमेंट्स। मान लीजिए आपको एक बोला एसेट ए है, एक एसेट बी है, एक एसेट सी है, तीनों की आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, amount of money which you will be investing in them will also be different. Amount of returns जो तीनों की हैं will also be different. So an improvised version of standard deviation is called a coefficient of variation. इसमें क्या करते हैं, जो आपने हर का 3 assets थे ABC का आपने standard deviation कैलकुलेट कर लिया और उसको उनकी expected return जो कैलकुलेट की थी, जो बनाई थी, उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। So we'll take an example. I hope इससे clear हो जाएगा. Please understand it very carefully. An investor has shortlisted 2 securities X and Y for investment. उनका अब क्या है, आपके पास थोड़ा सा मनी है, you have 2 investment options कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या इसमें करूँ। उनकी expected returns and probabilities बता दी over different time periods. अब आप देखो इसमें 4.1 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.2 1 आएगा, उसमें 3 ही सिनेरियोज हैं, उसमें 0.2, 0.5 और 0.3, उसमें भी सम 1 है, ठीक है। क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो अब पहले सिर्फ x के बारे में देखेंगे। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ द सिक्योरिटीज एंड विच सिक्योरिटी शुड बी प्रेफर्ड। तो पहले हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, 4%, 6%, 10% एंड 5% आपकी 15% आपकी है x प्रोबेबिलिटीज गिवन है, इनका प्रोडक्ट करेंगे 4 into 1, 6 into 0.3, 10 into 0.4 और 15 into 0.4. Now please don't look at the fourth column for now. PIX कैलकुलेट करके उसको प्लस कर दिया, 0.4 प्लस 1.8 प्लस 4 प्लस 3, उन तीन चारों को ऐड करके आ गया 9.2. That is your expected rate of return on the security on X. अब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या बोलते हैं, एक्स जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बेसिकली क्या है, मीन है वो आपका, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन भी पढ़ा है ना, एक्सपेक्टेड मीन, वैसे पी आई इंटू एक्स आई करते हैं उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस आर करेंगे। एक्स आई क्या है, आपकी जो रिटर्न है 4, 6, 10, 15, आर है आपका 9.2, आर बार 4 minus 9.2, 6 minus 9.2, 10 minus 9.2 and 15 minus 9.2. xi minus r bar, इन सबके जो स्क्वायर्स होंगे, वैल्यूज जितनी भी आएंगी, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, xi minus r माइनस हो सकता है, 4 minus 9.2 minus 5, लेकिन उसका स्क्वायर कर दे तो 25 पॉजिटिव ही आएगा। इन सबको जो सामने प्रोबेबिलिटीज होंगे into 0.1, into 0.3, into 0.4, into 0.2. प्लीज आप कैलकुलेटेड योरसेल्फ, देन यू विल be able to understand better. उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पी आई इंटू एक्स आई माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यूज आ गई। इन चारों को ऐड करके वी डू द अंडर रूट ऑफ दिस, मतलब 2 पॉइंट्स दिस, 3.2, 3, 0.2 और 6.7, इन चारों का हमने ऐड किया और इनका स्क्वायर रूट लेंगे, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वो आया अंडर 12 इन चारों का सम था 12.6, उसका अंडर रूट किया तो आया 3.57। So this is your standard deviation. अगर हम अंडर रूट नहीं कर देंगे तो उसको कहते हैं हम वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हो तो वेरिएंस आता है, ठीक है। अब CV है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने क्या बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं। वो हमेशा एक वो एब्सोल्यूट मेजर हम बोल रहे थे ना कि ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की, परसेंटेज में इतना आ गया। अब मैं x की निकाल दूं और y की निकाल दूं, y की भी देखो y की 16.7 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। अब मुझे ये देख के पता थोड़ी ना चल रहा है कि मैं कौन सा लूं, क्योंकि देखो रिटर्न जो है इसकी y की ज्यादा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी उसका ज्यादा है, वो तो रिस्क कैलकुलेट कर रहा है ना। तो नाउ हाउ विल दिस पर्सन डिसाइड कि उनको x लेना है या y लेना है, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंपॉर्टेंट है।
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, हमें पॉइंट्स में फिगर आ रही है, ना परसेंटेज नहीं आई है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिंपली 3.57 को हम 9.2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है 0.388। इसे ही हमने y में किया, एक्सपेक्टेड था 20% चांस है -2 आएगा, 50% चांस है 18% आएगा, 30% चांस है 27% आएगा। तो PI इंटू XI कर दिया, 0.49 और 8.1, इन तीनों को ऐड किया, वैल्यू आई 16.7। 9 प्लस 8.1 माइनस 0.4, दैट इज 16.7। ये आ गई एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब दोबारा से हम वील डू द सेम थिंग, XI माइनस R का होल स्क्वायर, XI है -2, यहाँ पे -2 माइनस R 16.7 उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, वो है 0.2 इस केस में। फिर नेक्स्ट में 18 माइनस 16.7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 27 माइनस 16.7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.3। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, PI इंटू XI माइनस होल स्क्वायर 69.938, 0.845, 31.827, तीनों को ऐड किया, आंसर आया 102.61। इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करने के बाद आंसर आता है 10.13 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नाउ अब इसका कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट किया, 10.13 डिवाइडेड बाय 16.7, तो आगे 0.6। अब देखो नीचे लिखे क्या लिखा है, दो द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज लोअर, कितनी आई थी 9.2 आई थी, इट स्टिल सीम्स टू बी बेटर बिकॉज इट हैज अ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कम है, देखो 3% है या 10% है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका रिस्क, लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं डिटरमाइन करेंगे, हम कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों में से जिसका कम होता है उसे प्रेफर किया जाता है। सो दिस बिकम्स 0.6 एंड यहाँ पे है 0.38। सो सिक्योरिटी एक्स शुड बी प्रेफर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट। ओके, समझ आ गया है या रिपीट कर दूं दोबारा? एनी डाउट्स? न्यूमेरिकल, तीनों न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट है अगर किसी को, मैं दोबारा वैसे लूंगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न में कंफ्यूजन है, व्हाट इज पोर्टफोलियो? Is the you can refer the recordings for this revision. There are no separate PDFs or separate anything. PPT जो है आप उसको रेफर कर सकते हो, आप इसमें से अपने क्लास के साथ साथ नोट्स बना लो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिटर्न भी अलग होता है, ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न डिस्कस कर रहे हैं हम। This is the individual securities which we are talking about, not a whole portfolio. Portfolio का next class में हम करेंगे। All in all, in short वो यही होता है कि यहाँ पे हम एक की बात करने देखो कि एक सिक्योरिटी की अच्छी कंडीशन में 20%, 15%, 10% है। पोर्टफोलियो में हम बात करेंगे कि अच्छा इक्विटी में 20% है, बॉन्ड्स में 10% है, रियल एस्टेट में 15% है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अलग सिचुएशंस होती हैं, उसमें अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग कंडीशंस होती हैं। पोर्टफोलियो होता ये है कि ऑल टुगेदर योर डिफरेंट एसेट्स, योर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज नॉट जस्ट वन सिक्योरिटी। अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया, हमने एक्स और वाई दोनों में से एक चूज करने के लिए किया, एक्स का अलग किया, वाई का अलग किया। मान लो आपके पास एक्स और वाई दोनों के होल्डिंग्स हैं, तब क्या करेंगे? दैट इज योर पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दैट इन द नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। somebody asked expected return में confusion है, देखो realized return आपको समझ में आ गया, आपने बेच चुके हैं, you have sold that investment, तो आपका capital gain या capital loss मिल चुका है, investment कर का जो income थी, जो interest या dividend था वो मिल चुका है, so it's very easy to calculate, that is your realized return. expected है you are, जैसे जो हमने ये question किया अपना सिक्योरिटी एक्स वाला कि देयर इज अ 0.1% चांस कि 4% मिल सकता है, 0.3% चांस है। इट इज बेस्ड ऑन चांस, इट इज बेस्ड ऑन सिंपल एस्टिमेशन, इट इज प्रेडिक्शन। ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। इस केस में हम एक्सपेक्टेड रिटर्न यूज करते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया था, कोई एसेट है जी, मान लीजिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, ठीक है, या उससे इजी लेना है, मान लो गोल्ड है, जी इज गोल्ड, ठीक है। मान लो जो गुड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है आजकल, अच्छा सीजन है, यू आर सेइंग 20% ग्रोथ होगी, आपने इतने रुपीस का गोल्ड खरीदा है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1।
एवरेज जब थ्रू आउट द ईयर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा आपको 15%, अगर एवरेज सिचुएशन है। 0.4 में बैड कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल नॉन वेडिंग सीजन जब होता है इंडिया में, आई थिंक जून जुलाई में या जुलाई अगस्त में, दैट्स अ बैड कंडीशन। 0.3 उसकी प्रोबेबिलिटी है। पुअर कंडीशन है, 4% रिटर्न मिलेगा। द पीपल्स बाइंग पावर हैज गॉन डाउन इन द पैंडेमिक, पीपल आर नॉट बाइंग गोल्ड, दैट्स अ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, तो उसकी चांस है 0.2। ठीक है, ये एस्टिमेशंस हैं। तो अब इन सिचुएशंस में व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेड रिटर्न? अगर गुड कंडीशन हुई जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो 20 इंटू 0.1, 15 इंटू 0.4, 10 इंटू 0.3 एंड 4 इंटू 0.2, PI इंटू XI का समेशन करते हैं। फिर इन सबको ऐड करके ये होती है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी एक्चुअल रिटर्न नहीं है, इट इज नॉट योर रियलाइज्ड रिटर्न। आपने अभी गोल्ड खरीदा नहीं, आपने कभी गोल्ड बेचा नहीं है, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो टू सी कि मुझे इसमें करना चाहिए या नहीं, जो हमने अपना सिमिलरली एक्स और वाई में भी किया था लास्ट एग्जाम्पल में भी, कि 4 एक्सपेक्टेड सिनेरियोज हैं, 0.1% चांस है 4% मिलेगा, 0.4% चांस है 10% मिलेगा। अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं, उस प्रोबेबिलिटीज अलग अलग सिचुएशन में इतना रिटर्न मिलेगा। योर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी एस्टिमेशन है, आपकी प्रिडिक्शन है, इट इज नॉट द एक्चुअल रिटर्न। एनी अदर डाउट? स्क्रीन और ब्लैक स्क्रीन अब विजिबल आ रही है आपको? कौन विच पार्ट डू यू वांट मी टू रिपीट? एक्सपेक्टेड रिटर्न दोबारा रिपीट करना है या फिर रिस्क में से कुछ रिपीट करना है मोहित? एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मैंने बता दिया, मैं फिर से मैं लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेती हूँ दोबारा, तो उसमें रिटर्न और रिस्क आपका फिर से कवर हो जाएगा। देखो, आई एम एन इन्वेस्टर, मुझे एक आए मेरे पास एक कंपनी से पर्सन, उन्होंने कहा ये एक सिक्योरिटी एक्स है, एक सिक्योरिटी वाई है, डू यू थिंक यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी वन ऑफ देम? मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताओ कि मेरा इंफॉर्मेशन तो दो मुझे इनके बारे में कुछ। तो उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, इतनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, कि 4% मिलेगा उसका 10% चांस है, 0.1 है उसकी प्रोबेबिलिटी, 6% मिलेगा उसका 30% चांस है। 30% चांस है मतलब प्रोबेबिलिटी 0.3 है, दोनों परसेंटेजेस को डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, ऐसे उन्होंने मुझे बता दिया। तो नाउ मुझे अपना होमवर्क करना है बिफोर डिसाइडिंग विच इन्वेस्टमेंट आई वांट टू चूज। क्या करूँगी मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूंगी, मैं रिस्क निकालूंगी। स्टैंडर्ड डिविएशन से रिस्क मिलेगा, एवरेज जो मीन कैलकुलेट करेंगे PI XI, उससे रिटर्न मिलेगी। तो मैंने पहले एक्स की कैलकुलेशन की, मैंने देखा कि 4, 6, 10, 15 उन्होंने मुझे अलग अलग सिनेरियोज बता दिए कि उसका चांस है 10%, उसका चांस है 30%। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उन्हें मल्टीप्लाई किया, PI इंटू XI 0.4 प्लस 1.8 प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई करके सम किया, आंसर है 9.2। and like okay, मतलब सिक्योरिटी एक्स से एक्सपेक्टेड रिटर्न है 9.2 as per the data you have given me. I said okay, then what is the risk? So what I did is, मैंने जो हमने फॉर्मूलाइज का किया, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैटिस्टिक्स का नॉर्मल फॉर्मूला है समेशन PI इंटू XI माइनस R स्क्वायर, इसका अंडर रूट। क्या कर रहे हैं, XI माइनस R 4 माइनस 9.2 का स्क्वायर, वो कितना आया -5.2, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.1, आंसर इज 2.704। 6% यहाँ पे लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में है, माइनस R 9.2 माइनस 3.2 आया, होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.3, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है 3.072। थर्ड है 10%, 10 माइनस 9.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 15 माइनस 9.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.4, चारों को ऐड किया, ऐड करके आया 12.76। दैट इज द वेरिएंस। वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। रिस्क जो है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। तो ये आ गया 3.57। आई वाज लाइक ओके, द रिस्क इज 3.57। मैंने कहा अब चलो कोफिशिएंट सिक्योरिटी वाई का कैलकुलेट करते हैं। सिक्योरिटी वाई में भी सेम किया, PI इंटू XI करके तीनों को ऐड किया, आंसर आया 16.7। फिर रिस्क कैलकुलेट किया। प्लीज डू दीज न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ, अपने हाथ से भी सॉल्व करो, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, 0.2 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय -2 XI माइनस 16.7 मतलब -18.7, उसका स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय 0.2, आंसर है 69.93। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन में 0.845, थर्ड में 31.827। तीनों को ऐड किया, आंसर आया 102.61। उसका अंडर रूट करेंगे तो आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, वो आया 10%। अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि x का रिटर्न है 9%, y का रिटर्न है 16%, x का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3%, y का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%। ऊपर से देखने में देखो क्या लग रहा है कि x का रिस्क कम है 3% है, y का रिस्क ज़्यादा 10%, लेकिन x का रिटर्न 9% है, y का रिटर्न है 16%। तो आपको ये दिख रहा है जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा रिटर्न है। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ whether I should invest in x or in y? Then I will calculate coefficient of variation, क्योंकि ये जो चार वैल्यूज हमने निकालनी रिटर्न और रिस्क की, दे आर एब्सोल्यूट मेजर्स। अब हमें जब चूज करना है, हमें कंपेयर करना है विच इज बेटर फॉर मी, what we do is we divide the standard deviation by the expected return। उससे निकलता है coefficient of variation 10.13 divided by 16.7, y 0.607। Similarly we did the same thing here, standard deviation divided by return, y 0.3। ये x का कम आ रहा है, y का ज़्यादा आ रहा है, 0.3 है, 0.6 है, डबल है। Though the return of x is lower, it still seems to be better because it has a lower standard deviation and coefficient of variation। सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ रिटर्न मीन के बेसिस पे बोलेंगे तब तो y अच्छा है, और सिर्फ रिस्क स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पे बोलेंगे तब तो x अच्छा है। हम कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका जो रिस्क आया उसको उसकी रिटर्न से डिवाइड किया तो एक नंबर आता है, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिग्मा बाय r या x बोलो, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन बाय रिटर्न। वो जिसका लोअर होता है उस सिक्योरिटी को प्रेफर करते हैं, बिकॉज पहले हमने क्या कर दिया, रिटर्न्स अलग थी, हमने उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। रिस्क और रिटर्न दोनों के कंपैरिजन कर रहे हैं साथ साथ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो बोलते हैं ना, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि डिफरेंट सिक्योरिटीज में अलग अलग होता है, वो अलग अलग ऐसे ही आ रहा है, अलग अलग रिटर्न अलग है और रिस्क अलग है। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिव्स अ कॉमन जज करने के लिए प्लेटफॉर्म कि ये इसका रिस्क और ये इसका रिटर्न डिवाइड करके ये वैल्यू आ रही है, वो जिसकी लोअर होती है ना, मतलब कि वो सिक्योरिटी बेटर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्ट योर मनी इन एक्स नॉट वाई, ठीक है। एनी अदर डाउट? बुक नेम, राइटिंग फीचर्ड बुक। रीडिंग लिस्ट में आपकी 2-3 बुक्स हैं, वन इज IAB है, वन इज मधु सिन्हा। उसके अलावा भी अगर आपको आपका रीडिंग मटेरियल है वो रेफर कर सकते हो, PPT है वो भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। When you will do the numericals yourself, ये 3 numericals भी आप खुद करो प्रैक्टिस, you will be able to understand everything better। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है। वैसे आई थिंक द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल टू यू, सो यू कैन रेफर इट बैक आल्सो। इन जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये है सिंपल रिटर्न वाला, एक्सपेक्टेड रिटर्न का है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है रियलाइज्ड रिटर्न का, और एक तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया है इन एक दो चीज़ों का, जिसमें रिटर्न, रिस्क और 2 सिक्योरिटीज तीनों आ रही हैं। ट्राई टू सॉल्व देम योरसेल्फ, डू द कैलकुलेशंस योरसेल्फ। सेम आंसर नहीं आता है, यू गेट बैक टू मी इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ और प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन करने में, समझने में, गेट बैक टू मी इन द नेक्स्ट क्लास। सॉल्व द न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ वंस क्लैरिटी आई। बुक में कोई और न्यूमेरिकल है वो करो। रिस्क, ये मैंने आपको सिंपल मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड मेजरमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ अ सिंगल एसेट या सिक्योरिटी करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम पोर्टफोलियो का करेंगे, तो उसमें अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग कैलकुलेशंस होती हैं, अलग कंडीशंस होती हैं। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। अभी के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज रिटर्न, मेजरमेंट ऑफ रिस्क, मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एक सिंगल सिक्योरिटी का कैसे होता है, ठीक है। उसके पहले वी हैव डन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ओनली, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का व्हाट इज व्हाट। So I hope then everything will be clear. Even then if it is not clear, we will discuss it again in the next class. उसमें हम पोर्टफोलियो, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, पोर्टफोलियो मेनली जो हम बोल रहे हैं ना, वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, क्या बोल रहे हैं आप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन investment planning is implementing the portfolio plan. How we are implementing the portfolio plan? You are deciding your asset allocation. मुझे किस asset में कितना invest करना है, मुझे stock. The asset allocation strategy depends on the investor's financial situation. Investor can assign percentage to different asset classes: stock, gold, real estate, bonds, mutual funds.
बैंक डिपॉजिट्स, सब में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है. So you diversify your risk. हमने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा ना, क्यों इंपॉर्टेंट है. डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट. एक में लॉस होगा तो पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस होगा. अगर एक में 10 रुपीज गेन हुआ और एक में 5 रुपीज लॉस हुआ, स्टिल यू आर इन अ बेटर पोजिशन. ठीक है. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग यू एलोकेट योर मनी इन डिफरेंट थिंग्स. दैट इज पोर्टफोलियो प्लानिंग, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. उसमें कैलकुलेशंस जो न्यूमेरिकल पार्ट है वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ स्टॉक्स कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. वी विल डू ऑल ऑफ दैट. ठीक है. फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस क्या है. एक समरी प्रोसेस की कर लेते हैं. पहले डिसाइड सेव कितना करना है, तब इतना हो गया. अब फाइनेंशियल गोल क्या है. थर्ड रिस्क कितना है. सेविंग्स पोर्टफोलियो बनाओ. अच्छा, सेविंग्स पोर्टफोलियो मेरा इतना सेविंग होती है, तो मैं इतना डाइवर्सिफिकेशन, इतना लिक्विड चाहिए, इतना इमरजेंसी चाहिए, इतना लॉन्ग टर्म चाहिए. इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं. एसेट एलोकेशन अब कैसे कैलकुलेट होगी, किसमें कितना करना है. फर्स्ट इज all the investment options. What are the available options? Asset allocation is how much amount and at what rate you are going to invest. Assign the percentage to various asset classes. Second point padho. The investor can assign percentage to various asset classes such as stock, gold, real estate. कि आपने अपना 0.1 हम एवरेज कर रहे हैं. 10% ऑफ माई मनी 100 रुपीज़ हैं, उसमें से 10 रुपीज़ मैंने स्टॉक्स में दे दिए, 20 रुपीज़ मैंने बॉन्ड्स में दे दिए, 15 रुपीज़ मैंने गोल्ड में दे दिया. कितना बचा. 10, 15, 20, 30, 45, 55 रुपीज़ बचे. 55 रुपीज़ का मैंने रियल एस्टेट खरीद लिया. दिस ऑल टुगेदर ये मेरा एसेट एलोकेशन है. ये प्लान हो गया. नाउ बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. मैंने ये प्लान कर लिया 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, अब मैंने इन्हें इन्वेस्ट कर दिया. यू रेगुलरली मॉनिटर योर पोर्टफोलियो कि आपके पोर्टफोलियो में किसी चीज़ में इंक्रीज डिक्रीज किस में हो रहा है, कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कहीं से मेरे को इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है या नहीं, या मेरा नीड चेंज हुआ है, इन्वेस्टमेंट गोल ही चेंज हो गया मेरा. एंड ऑफ कोई सिचुएशन आ गई, मुझे 3 महीने बाद 5000 रुपीज़ चाहिए, मैं विड्रॉ कर लूँगी यहाँ से पैसा. किसी मान लीजिए मैं अपना गोल्ड सेल ऑफ कर दूँगी एंड आई विल इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर एल्स फॉर 3 months where I want higher return. Obviously वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होगा. Higher the risk, higher the return. ठीक है. I hope it is clear now. There is no WhatsApp group. Whatever जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप के जो है यहाँ पे मैसेज कर दो ना ड्यूरिंग द क्लास. देयर इज नो सेपरेट लिंक. आपको पीपीटीज रिकॉर्ड आप रेफर करते रहो, बुक्स में से पढ़ते रहो. न्यूमेरिकल्स प्लीज प्रैक्टिस दीज न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ. बुक से कोई और प्रैक्टिस करना है तो बुक से कर लेना. एंड नेक्स्ट टॉपिक विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. आई विल स्टिल अगेन गो बैक टू द न्यूमेरिकल्स. एक न्यूमेरिकल हमने सिंपल कर लिया है, रेट ऑफ रियलाइज रिटर्न का. एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं. देखो ये सिंगल एसेट की हैं, जो पोर्टफोलियो के हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ये सिंगल एसेट लिया हमने कंपैरिजन का कि एक स्टॉक एक्स है, एक स्टॉक वाई है, कौन सा करेंगे. या एक बॉन्ड है, एक सिक्योरिटी. दे आर सिंपली सिक्योरिटी, देयर कैन बी एनीथिंग. ठीक है. तो उनका practice the numericals, try to understand. You can go back to the PPT with your recordings and I hope you can manage हो जाएगा. Any other doubt? Can we wind up now then? ठीक है, there are no more doubts. We'll meet in the next class, continue with this unit. Okay.